शायद किसी को फर्क ना पड़े पर वीडियो लेट आई उसके लिए वेरी सॉरी। दोस्तों हो सके तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आप इसे बीच में छोड़ते भी हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा और मुझे क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। द बनाना किंग, वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिमिनल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। इसकी पावर का आप यहीं से अंदाजा लगा लो कि इसके एक इशारे पर पूरी के पूरी सरकार चेंज हो जाती। यही नहीं, आगे आप इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक बनाना कंपनी लिटरली रिस्पॉन्सिबल होती है उस कंट्री में हुए मैसेकर, रिवॉल्यूशन, इवन वॉर के लिए। एक पॉइंट पर तो ये फ्रूट कंपनी खुद गवर्नमेंट की तरह ही एक्ट करने लग जाती है। सरकारें गिराना, अपने मन मुताबिक सरकारें बनाना मानो इस कंपनी के लिए खेल बन चुका था। आई नो ये सुनने में आपको फेक साउंड कर रहा होगा कि एक फ्रूट कंपनी इतना सब कुछ कैसे कर सकती है। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में मुझे भी किया था, बट आई प्रॉमिस आफ्टर दिस वीडियो यू विल नेवर लुक एट अ बनाना द सेम वे अगेन। तो आइए जानते हैं इस सिंपल से और स्वीट से दिखने वाले बनाना की खौफनाक कहानी एंड ऑल्सो द स्टोरी ऑफ बैड मैन। तो कहानी शुरू होती है रशिया के एक लड़के से जो अपने माता पिता के देहांत के बाद रशिया से अमेरिका आ जाता है अपने अंकल के पास। इस लड़के का नाम था सैम ज़मीरी। सैम छोटी एज से ही अपने अंकल के साथ काम करना शुरू कर देता है और ये वही टाइम था जब अमेरिका में केलों का व्यापार धीरे धीरे तेजी पकड़ रहा था। शायद केला एक सस्ता और हाई न्यूट्रिएंट वाला फ्रूट है, इसीलिए अमेरिकन्स इसे ज़्यादा प्रीफर करते थे। तो इन्हीं अमेरिकन्स की डिमांड को पूरा करने के लिए मार्केट में कई फ्रूट कंपनीज खड़ी हुई, जिसमें यूनाइटेड फ्रूट सबसे बड़ी और पावरफुल कंपनी बनकर सामने आई। इतनी पावरफुल कि यूएसए के बनाना बिजनेस को इसने अपनी मुट्ठी में कर रखा था। दूसरी ओर सैम अब डिसाइड करता है कि वो किसी और के अंडर में काम करने के बजाय खुद का बिजनेस शुरू करेगा और यहीं से यूएसए की बनाना इंडस्ट्री में टर्निंग पॉइंट आने वाला था। आगे चलकर यही सैम यूनाइटेड फ्रूट जैसी बड़ी और पावरफुल कंपनी को ओवरटेक करने वाला था। ऑब्वियसली क्योंकि उस समय केलों का व्यापार फ्लरिश कर रहा था, इसीलिए सैम भी इसी बिजनेस के बारे में सोचता है। पर सैम जानता था कि अगर उसे इस बनाना बिजनेस को परमानेंट बनाना है तो उसे सबसे पहले इसके पीछे के प्रोसेस को समझना होगा। इसीलिए वो अपने नज़दीकी पोर्ट पर जाता है जहाँ पर इन केलों को बल्क में इम्पोर्ट किया जाता था। वहाँ पर जाकर सैम नोटिस करता है कि इन केलों को 3 पाइल्स में डिवाइड किया जाता है, कच्चे, पके हुए और थोड़े ज़्यादा पके हुए जिन पर ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं। जनरली बड़ी कंपनियां इस तीसरी कैटेगरी को फेंक देती क्योंकि इनकी लाइफ लाइन अब ज़्यादा बची नहीं थी। पर वहीं सैम डिसाइड करता है कि वो इसी तीसरी कैटेगरी को मार्केट में लाएगा और इसके पीछे 2 रीज़न थे। पहला, सैम को ये पहले की 2 कैटेगरी के कंपेयर में काफ़ी सस्ते मिल रहे थे और दूसरा, भले ही ये सैम को सस्ते मिल रहे थे पर इनकी मार्केट वैल्यू भी बाकी के केलों के कंपेयर में थोड़ी ही कम थी, जिसका मतलब है कि सैम 2 गुना प्रॉफिट कमा सकता था। अब क्योंकि ये केले मैक्स टू मैक्स 3 से 4 दिन तक ही और खाने लायक रह सकते थे, इसीलिए सैम डिसाइड करता है कि वो इन केलों को लोकल एरियाज में बेचेगा और इन्हीं लोकल एरियाज में बेचते बेचते सैम वहाँ पर इतना पॉपुलर हो जाता है कि उसे सैम द बनाना बॉय कहा जाने लगता है, जो आगे चलकर सैम द बनाना किंग नाम से जाना जाएगा। धीरे धीरे सैम इतना सक्सेसफुल हो चुका था कि अब वो बड़ी कंपनियों की नज़रों में आने लगा था। उन्हीं में सबसे बड़ी कंपनी थी यूनाइटेड फ्रूट। यूनाइटेड फ्रूट सैम के बिजनेस आइडिया से काफ़ी इंप्रेस होती है, इसीलिए सैम को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है और उस मीटिंग में सैम और यूनाइटेड फ्रूट के बीच में एक डील साइन होती है। इस डील के अकॉर्डिंग यूनाइटेड फ्रूट जितने भी केले इंपोर्ट करेगी उसमें ज़्यादा पके हुए केले यानी तीसरी कैटेगरी के केले सैम को बेचे जाएंगे। यूनाइटेड फ्रूट भी खुश थी कि पहले जो उनका वेस्ट था अब वो प्रोडक्ट बन चुका था और सैम भी खुश था कि उसे अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। पर यह डील ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। यूनाइटेड फ्रूट इज़ लाइक गॉड फादर इन बनाना इंडस्ट्री। ये इतनी पावरफुल थी कि खुद प्राइवेट नेवी ओन करती थी, जिसमें 115 शिप्स शामिल थे, जिसका नाम था द ग्रेट व्हाइट फ्लीट। वही फ्लीट जिसने वर्ल्ड वॉर जैसे युद्ध में यूएस नेवी की हेल्प करी थी। यूनाइटेड फ्रूट को बस 2 ही काम आते थे, या तो वो अपनी कंपटीटर की कंपनी में पार्टनर बनेगी या फिर उस कंपटीटर को ही मार्केट से गायब कर देगी। और सैम ये जान चुका था कि अगर उसे इस मार्केट में एग्जिस्ट करना है तो उसे यूनाइटेड फ्रूट से दूरी बढ़ानी होगी। इसीलिए सैम अमेरिका छोड़ होंडुरास शिफ्ट कर जाता है। होंडुरास नॉर्थ अमेरिका के सदर्न पार्ट में लोकेटेड एक ऐसी जगह है जहां पर बनाना फार्मिंग की जाती है। सैम अब ग्राउंड लेवल पर आकर अपना बिजनेस रन करने लगा था। बिजनेस काफ़ी स्मूथ चल रहा था, पर एक एम्बिशियस आदमी का पेट इतने से कहाँ भरता है। इसीलिए सैम अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने की सोचता है, जिसके लिए सैम को ज़रूरत थी और फार्मलैंड्स की। और इन फार्मलैंड्स को खरीदने के लिए सैम कई बैंकों से लोन लेता है, पर ये लोन काफ़ी नहीं थे। इसीलिए सैम गैंगस्टर्स और बाकी इलीगल तरीकों से हाई इंटरेस्ट रेट पर पैसे उठाता है। दोस्तों अब हम धीरे धीरे उन पॉइंट्स पर आ ही चुके हैं जहां हम देखेंगे कि कैसे ये फ्रूट कंपनीज रिस्पॉन्सिबल होती है वहां पर हुए रिवॉल्यूशंस और वॉर के लिए। तो सैम अब कर्जे में था, उसे हर हाल में लिए हुए पैसे समय पर वापस लौटाने थे और अगर सैम ये पैसे जल्द से जल्द नहीं लौटा पाया फिर उसे मजबूरन उसकी कंपनी को बंद करना पड़ेगा, जो सैम कभी नहीं चाहता था। और सैम ये जानता था कि बिना टैक्स कंसेशन के वो पैसे नहीं लौटा सकता। सो इन ऑर्डर टू पे लेस टैक्स सैम कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ प्राइवेट डील करता है, पर यह डील भी जल्द ही खत्म होने वाली थी क्योंकि होंडुरास गवर्नमेंट अपनी कंट्री में एक बड़ा रेल प्रोजेक्ट शुरू करने वाली थी, जिसके लिए वो लोग ब्रिटिश बैंक से काफी बड़ा लोन उठाते हैं, ये सोचकर कि इस प्रोजेक्ट से उन्हें काफी फायदा होगा, पर उन्हें काफी बड़ा नुकसान होता है। ये रेल प्रोजेक्ट फेल हो जाता है
अब ब्रिटिश बैंक को चाहिए थे अपने पैसे, जो हॉन्डुरन्स गवर्नमेंट वापस नहीं दे पाती है। मैटर इतना बढ़ जाता है कि ब्रिटिश नेवी इन्वॉल्व कर जाती है और ब्रिटिश नेवी की इन्वॉल्वमेंट देख यूएस गवर्नमेंट भी इस मैटर में इन्वॉल्व करती है और हॉन्डुरन्स की तरफ से बैंक को पैसे लौटाकर मैटर क्लोज करवाती है। पर इस पूरी घटना से इतना तो क्लियर हो चुका था कि सैम को अब सारे टैक्सेस पे करने होंगे, जो सैम के बिजनेस के लिए काफी बड़ा सेटबैक था। अपने बिजनेस को बचाने के लिए सैम किसी भी हद तक जा सकता था। स्टार्टिंग में वो मीडिया की हेल्प लेता है और लोगों को बताता है कि कैसे यूएस गवर्नमेंट वहां के इंपोर्ट्स और रेल्स पर अपना हक जमाती जा रही है, पर इससे कुछ खास बात नहीं बनी। उल्टा सैम की इस हरकत के कारण उसे वॉशिंगटन बुलाया जाता है और उसे बताया जाता है कि यूएस ने ही हॉन्डुरस के लोन्स को पे किया है, तो वो गवर्नमेंट को अपने पैसे रिकवर करने दे और वो इस मैटर में ना पड़े और दूर रहे, वरना उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। पर सैम पीछे हटने वाला नहीं था। वो किसी भी कीमत पर अपना बिजनेस बचाना चाहता था। सैम जानता था कि यूएस गवर्नमेंट का हॉन्डुरन्स में टिकने का कारण है हॉन्डुरन गवर्नमेंट, तो सैम का अगला निशाना हॉन्डुरन गवर्नमेंट बनती है। सैम डिसाइड करता है कि वो इस करंट गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर एक नई गवर्नमेंट इंस्टॉल करेगा, जो उसे वो सारे टैक्स ब्रेक और कंसेशन दे सके। एंड एज आई टोल्ड यू, सैम किसी भी हद तक जा सकता था। वो अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करे उससे पहले वहां के लोगों को अपने फेवर में लाना जरूरी था। इसीलिए सैम एक बार फिर न्यूज़पेपर, स्टोरीज और मीडिया की हेल्प से लोगों को बताता है कि कैसे हॉन्डुरन गवर्नमेंट ने अपनी सॉवर्जिनिटी को यूएस के हाथों बेच दिया है, जिससे लोगों के मन में डर पैदा हो और वो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाए और प्रेसिडेंट को रिजाइन करने पर मजबूर कर दे। ये पूरी घटना सुनने में काफी सिंपल लग रही होगी, पर प्रैक्टिकल होकर सोचे तो ये पूरा षड्यंत्र एक फ्रूट कंपनी को बचाने के लिए रचा जा रहा था। तो रूलिंग प्रेसिडेंट के रिजाइन के बाद बोनिलो को वहां का नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है और इसी के साथ अगले 25 सालों के लिए सैम को वो सारे कंसेशन दिए जाते हैं जो उसे चाहिए थे। अब सैम उस पोजीशन पर था जहां से वो यूनाइटेड फ्रूट, द गॉडफादर ऑफ बनाना इंडस्ट्री को डायरेक्ट टक्कर दे सकता था। वो बच्चा जो रशिया से अमेरिका आता है, वहां आकर कम पैसों में एक बिजनेस शुरू करता है, जिसमें वो ज्यादा पके हुए केले खरीद कर वहां के लोकल एरियाज में बेचता है। वो बच्चा आज एक कंट्री की सरकार को गिराता भी है और वहां पर अपने अकॉर्डिंग सरकार बनाता भी है। जैसे ही सैम को टैक्स वगैरह में कंसेशन मिले, वो अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने की सोचता है, जिसके लिए उसे जरूरत थी और लैंड की। पर इस रेस में वो अकेला नहीं था, यूनाइटेड फ्रूट भी इसी रेस का हिस्सा थी। इवन यूनाइटेड फ्रूट तो इस रेस में उससे काफी आगे थी। पर क्योंकि हॉन्डुरन्स के नए प्रेसिडेंट अब सैम के काफी अच्छे सो कॉल्ड मित्र थे, इसीलिए अब इस रेस की डोर सैम के हाथों में रहेगी और ये यूनाइटेड फ्रूट को कतई मंजूर नहीं था। धीरे धीरे इन दोनों के बीच, यानी यूनाइटेड फ्रूट और सैम के बीच टेंशंस इतनी बढ़ जाती हैं कि मानो ये दोनों जंग के लिए बिल्कुल तैयारी खड़े हों। इवन ये अपनी अपनी नेवी को भी एक्टिव कर लेते हैं। सिचुएशन का यहीं से अनुमान लगा लो कि एक बार फिर से यूएस गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है, जिसके बाद यूएस गवर्नमेंट दोनों के बीच एक डील साइन करवाती है और इस डील के अकॉर्डिंग काइमल फ्रूट, जो कि सैम की कंपनी थी, उसे यूनाइटेड फ्रूट में मर्ज कर दिया जाएगा और रिटर्न में सैम को यूनाइटेड फ्रूट के 300,000 शेयर्स दिए जाएंगे। यानी रातों रात सैम अमेरिका के रिचेस्ट मैन की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा देता है। भले ही सैम अब इस बिजनेस का हिस्सा नहीं था, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यहीं से सैम के लिए अब वो स्टेज रेडी होने जा रहा था जिस पर चढ़कर वो यूनाइटेड फ्रूट को ही ओवरटेक कर लेगा। दुनिया का ये वो दौर था जब कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच रेस शुरू हो चुकी थी और साथ ही वर्कर्स भी अपनी यूनियन बनाकर अपने हक की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए थे। कोलंबिया में यूनाइटेड फ्रूट की ऐसी ही एक वर्कर की यूनियन स्ट्राइक पर आती है, जिनकी मोटी मोटी 3 ही डिमांड थी: वर्किंग कंडीशन में इंप्रूवमेंट, वीक में 7 दिन की जगह 6 दिन काम और सैलरी इंक्रीमेंट। पर यूनाइटेड फ्रूट के बोर्ड मेंबर्स ये डिमांड मानने को रेडी नहीं थे और जब कोलंबियन गवर्नमेंट उनसे सवाल पूछती है तो ये गवर्नमेंट को यकीन दिला देते हैं कि ये वर्कर की स्ट्राइक ना होकर कम्युनिस्टों की स्ट्राइक है और ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जेबें भी भरी जाती हैं, जिसके बाद कोई इन्वेस्टिगेशन ना करके सीधा एक्शन लिया जाता है। गवर्नमेंट इन वर्कर्स को मीटिंग के बहाने खाली जगह पर बुलाती है। वर्कर्स भी खुश थे कि चलो एटलीस्ट गवर्नमेंट तो हमारी बात सुनेगी, पर इन बेचारों को क्या पता था कि ये मीटिंग ना होकर यूनाइटेड फ्रूट और गवर्नमेंट का बिछाया हुआ एक माया जाल था। वर्कर्स नोटिस करते हैं कि उन्हें सोल्जर्स ने चारों तरफ से घेर लिया है। वो कुछ समझ पाए, कुछ कर पाए, उससे पहले ओपन फायर कर दिया जाता है और इस ब्लड शेड में 2000 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी शामिल थे। और ये मैसेकर सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि एक अमेरिकन फ्रूट कंपनी अपने वर्कर्स की डिमांड को पूरा करना नहीं चाहती थी और क्योंकि उसके पास पैसे थे, इसलिए वो गवर्नमेंट की आंखों पर भी पट्टी बांध देती है। पर वो कहते हैं ना, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा ही होता है। यूनाइटेड फ्रूट की इस हरकत के बाद उसे इतना डिफेम किया जाता है कि लोग उसके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं। यूनाइटेड फ्रूट इस लॉस से गुजर ही रहा था कि कंगाली में आटा गीला हो जाता है। उसी साल 1929 में वॉल स्ट्रीट क्रैश कर जाता है। यानी अमेरिका में इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसके बाद यूनाइटेड फ्रूट जैसी कई कंपनियों के शेयर्स तेजी से नीचे गिरने लगते हैं और इसी डिप्रेशन के साथ सैम की मार्केट में री एंट्री होती है। क्योंकि सैम अपने शेयर्स की वैल्यू इतनी तेजी से गिरते नहीं देख सकता था, वो कंपनी के वर्कर्स को बुलाता है, उनसे मीटिंग करता है और ये कंटिन्यू हो रहे लॉसेस के पीछे के कारण को समझता है। इमीडिएटली सैम कंपनी के बड़े शेयर होल्डर्स की मीटिंग रखता है, उन्हें बताता है कि कंपनी के बोर्ड मेंबर्स क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। धीरे धीरे सैम उन्हें कन्विंस कर लेता है कि उन्हें मिलकर कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को हटाना होगा और कंपनी में हो रही मिस्टेक्स को सुधारना पड़ेगा। सैम के पास कंपनी के सारे बड़े शेयर होल्डर्स का सपोर्ट था, जिससे उसके पास उनका प्रॉक्सी वोट आ जाता है
जिसका मतलब था कि वो अब उनके बिहाफ पर वोटिंग कर सकता था। सैम के पास अब 50% से भी ज़्यादा वोटिंग पावर था। अब वो इन बोर्ड मेंबर्स को आसानी से हटा सकता था और नए बोर्ड मेंबर्स को अपॉइंट कर सकता था। और सैम ठीक ऐसा ही करता है और आगे चलकर वो खुद को यूनाइटेड फ्रूट का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देता है। वो सैम जिसने अपने खुद की कंपनी यूनाइटेड फ्रूट को बेची, आज वो उसी यूनाइटेड फ्रूट का प्रेसिडेंट बनकर बैठा था। आई नो यहाँ तक बहुत कम लोग ही पहुँचे होंगे, तो जो लोग भी यहाँ तक आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और अपना भाई या दोस्त समझकर ये ज़रूर सजेस्ट करना कि मुझे ऐसी और स्टोरीज कवर करनी चाहिए या नहीं और इसमें क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। एंड दैट्स माई टाइम। थैंक यू सो मच।